हेलो गाइस। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक से आया है दैट, और ये माइक्रोस वर्ड से बना है, ठीक है। जिसका मतलब होता है स्मॉल। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स बिहेवियर in decision making and allocation of resources. It is generally applies to the market of goods and services and deals with individual and economic issues. For example, an individual, a family, a firm, a industry. तो अभी होता क्या है इसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है ये कोई भी एक छोटी सी फैमिली या कोई भी छोटी सी फर्म, उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ रहने वाली हैं मार्केट में अपने आप को सस्टेन करने की, अपना प्रोडक्ट डालने की और उसकी डिमांड बढ़ाने की या उसका प्राइस सेट करने की। ये सब जो है हम लोग एक छोटी सी फर्म जो करती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो में वो बात हो जाती है कि जैसे कि 100 फर्म्स एक यूनियन बनाएं, उसके बाद वो डिसाइड करें कि उन्हें प्राइस क्या सेट करना है, तो वो एक चीज़ अलग हो जाएगी। वो फिर माइक्रो का पार्ट नहीं रहेगा, वो मैक्रो का पार्ट हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत छोटी सी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड्स हुआ, कोई फैमिली हुई या कोई भी एक छोटी सी फॉर्म, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या उसका रहता है मार्केट में सस्टेन करने के लिए। अभी हम लोग आते हैं नेचर पे। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी स्मॉल वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स इज जस्ट नेग्लिजिबल ऑन होल इकोनॉमी। तो क्या वही बात कि हम लोग इसमें बहुत छोटे छोटे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे वेरिएबल्स का जो इकोनॉमी है उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे आगे के अपने प्लान्स बनाते हैं, कैसे सस्टेन करते हैं अपने आप को, एंड इनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना, कि इसका जो असर पड़ेगा कि अगर एक फॉर्म है, जैसे कि 1000 फॉर्म है, अगर उसमें एक फॉर्म प्राइस ज़्यादा बढ़ाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग सब्सटीट्यूट कर जाएंगे, दूसरे गुड्स से पहुंच जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहता कि होल इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट पड़ जाएगा, या कोई फॉर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो ऐसा नहीं कि वो होल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो साइंस और आर्ट क्या बिहेवियर है इसका, नेचर क्या है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसके लिए हम सबसे पहले जानना पड़ेगा कि साइंस और आर्ट में फ़र्क क्या होता है। साइंस मीन्स अ सिस्टमेटिक स्टडी। जैसे कि हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग को सेल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग ऑर्गन्स पे आएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग बिना सेल के पढ़े सीधा ऑर्गन्स पढ़ें, फिर वो एक एम्बिगस, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज सिचुएशन होगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। और आर्ट मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रेजोल्यूशन बनाएं, कोई भी स्ट्रेटजी बनाएं और उसको आप अप्लाई जब करें, उसको रियलिटी में आप कन्वर्ट कर दें, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। जैसे कि मैं आज एक प्लान बनाता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जब 5 रुपये का है तो उसकी जो है डिमांड कितनी है, एक्स है, मान लिया कोई प्राइस है एक्स, इतनी डिमांड है। बट मैं अगर ये प्लान बनाऊँ आज बैठ के कि यार अगर मैं इसको 2 रुपये कर दूँ और उसके बाद फिर इसकी डिमांड x+5 हो जाए, हो सकती है, ऐसा मैंने एक सोचा है और मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और ये होता भी है। जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया और ये हो जाता है, तो फिर ये कहेंगे कि हाँ ये आर्ट है। भले ही वो x+5 डिमांड ना बढ़े, x+4 बढ़ जाए, बट प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ी ना, ये हमने सोचा था, ये हमने सोचा और ये हो गया। एक प्रिंसिपल था कि अगर मैंने इतना किया तो इतना होना चाहिए और वही हो गया, तो फिर वो उसे आर्ट बोलते हैं। तो ये डिफरेंस। तो अब जब हम लोग नेचर में बात करते हैं इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये कहीं ना कहीं साइंस की तरह भी बिहेव करता है और कहीं ना कहीं ये आर्ट्स भी होता है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे हम लोग को इसको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ता है और कहीं कहीं पे ये पूरा आर्टिस्टिक नेचर है इसका। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज़ द नेचर विच सोच हाउ प्राइसेस एंड डिमांड्स आर डिटरमाइंड इन द इंडिविजुअल मार्केट। हर एक मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमाइन होते हैं इसकी नॉलेज देता है आपको ये। और अभी इसको समझने के लिए आपको फर्दर और क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी और मैं लेक्चर्स चलाऊँगा जिसमें आप डिफरेंट मार्केट्स जानेंगे और प्राइस डिटरमाइन करने के एक्चुअली फैक्टर क्या होते हैं। अभी ये आपको सिर्फ जो अभी आप ये पढ़ रहे हो, इट इज़ जस्ट लाइक योर वेपन्स। अभी आप इकोनॉमिक्स की अगर युद्ध में जा रहे हो तो ये वेपन्स है आपके। अभी सिर्फ ये जान लो कि ये जो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका रोल इतना है कि ये प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है वो जब हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे तब उसमें जान लेंगे, यहाँ बताना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इट इज़ कंसर्न्ड विथ इंडिविजुअल्स इकोनॉमीज चॉइसेस
ये हमने अभी जाना ही है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के उसमें होता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी यूनियन इसमें, बहुत बड़ी फर्म्स की यूनियन या बहुत सारी फैमिलीज़ की यूनियंस इसको जो है सर्कुलेट कर रही होती हैं। हालांकि बस ये तो अपने अपने पे डिपेंड है, कोई फर्म अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, कोई अपना प्राइस डाउन कर रही है, कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, इस तरीके से चलता है। थर्ड पॉइंट shows how choices of individual and firms are coordinated। मतलब ये है कि एक कंज्यूमर है और एक फर्म है, उसके बीच में क्या कनेक्शन, क्या उसके बीच में कोई कैसा कनेक्शन है। तो कंज्यूमर की चॉइस और फर्म के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको एग्जांपल समझते हैं। एक बंदा है जो टाटा टी खरीदता है, ओके। तो अभी क्या है, टाटा टी 10 रुपीज़ में आ रही है, तो वो कंज्यूमर जो है उसकी चॉइस अभी तक टाटा टी है। बट जैसे ही टाटा टी अगर 15 रुपीज़ की हो जाती है तो फिर वो क्या करेगा, भाग लेगा वहाँ से, सब्सटीट्यूट कर देगा, वो मोहिनी चाय खरीदने लगेगा, है ना। तो क्या हुआ कि वो उस फर्म का उस समझ गए ना आप कैसा रिलेशन है, कि अगर फर्म के प्राइस में ज़रा सा भी अप डाउन होता है तो उसका जो कंज्यूमर है वो फ्लिप होता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अभी इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे चल के। तो इट प्रोवाइड्स 3 गोल्स। अच्छा, कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा, कोई भी स्टार्ट करने वाला होगा, कोई भी फर्म तो आपको स्टार्ट करनी है या आज आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस। हम लोग आसपास देखेंगे, हाँ क्या प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग पता चलेगा यार मेरे गांव में जोमेटो का सर्विस नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस करने हैं आपको, दो ही चीज़ें। तो आप देखेंगे यार सर्विस, तो आप ये एक क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप अपने आप सबसे इलाका देखेंगे उसमें क्या कमी है, क्या चीज़ लैक कर रही है जिसको मैं ला सकता हूँ, तब मैं एक एंटरप्रेन्योर कहलाऊँगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, इसको पढ़ के आप ये जान सकते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये मेजर क्वेश्चन है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है आपको। जैसे कि आपने देखा कि गाँव में 400 की आबादी है, जिसमें कि 100 ही लोग सिर्फ ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ये लाइफ स्टाइल, और जो बाकी के 300 हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनका इतना इनकम ही नहीं है, इतनी उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो आपकी सर्विसेज को ले पाएँ। तो ये भी हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या हमको प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अभी थर्ड, ये इकोनॉमिक्स, सॉरी स्कोप। अभी स्कोप क्या है, देखिए स्कोप मीन्स ये क्या क्या कवर करता है, कितने चीज़ें इसके अंडर आती हैं। तो कमोडिटी प्राइस थ्योरी, कोई भी हमने गुड्स या सर्विसेज दी, इसकी प्राइस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है, बिल्कुल रफली समझते हैं अभी इसको। बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि वही बात 400 लोग थे, उसमें से 100 लोगों का ही आपको सपोर्ट मिलेगा। तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। इसके बेसिस पे हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी ये जो रहा, इसका मतलब है कि कितना प्रोडक्शन में मेरे खर्चा आया है, उससे तो डाउन नहीं बेच सकता ना मैं, फिर तो मेरे को लॉस हो जाएगा। ये जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो इन दोनों चीज़ों को देख के ही मैं प्राइस डिसाइड करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इट स्टडीज़ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट बाय सम वेरी कॉमन फैक्टर, डिमांड, इलास्टिसिटी, इक्विलिब्रियम। अब ये टर्म्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। बेसिकली दिस फेज, अच्छा ठीक है। तो अभी इसको नॉर्मली जानते हैं हम लोग कि बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कितने कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, और कितने प्राइस में अफोर्ड कर सकते हैं, कितने प्राइस में नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि प्रोडक्शन कॉस्ट थ्योरी, कि हम लोग कितना इसका जो है हम लोग का लागत लगा है इसमें, क्योंकि कोई भी कमोडिटी या सर्विस या गुड्स बनाने में हम लोग को लागत लगती है, उससे नीचे तो नहीं बेच सकते ना, हम उससे ऊपर ही रखेंगे। तो उससे हम लोग अपनी लागत से ऊपर और कंज्यूमर की बिहेवियर को देखते हुए एक प्राइस सेट करते हैं, प्राइस डिटरमाइन होता है। अभी इसको भी आगे चल के जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, वहाँ पे हम लोग उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। अच्छा देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स मीन्स वो चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं आपकी गुड्स या सर्विसेज बनाने में। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि आपके पास एक मिल है कपड़ों की, तो उसमें आपके मशीन्स होंगे, आपके पास कुछ लेबर्स होंगे, आपके कुछ आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसमें, और आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये सब आप जो है फैक्टर हैं। आपने ज़मीन जो है वो रेंट पे ले रखी होगी, ठीक है। आपने लोन ले रखा होगा, दैट इज़ उसका भी इंटरेस्ट कितना पे करना है या कितना रेंट देना है, ये सब डिटरमाइन करना। या फिर आपको जो प्रॉफिट होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लेबर्स में और जो
एंड तो ये लैंड आपने ली है ना, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्राइस होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ती हैं। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इकोनॉमिक्स जो है वो एम करता है कि इकोनॉमिक्स मतलब यही नहीं कि आपका सिर्फ रुपए पैसा या इस सब से हो, आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी होनी चाहिए, तो वो वेलफेयर के लिए भी इकोनॉमिक्स एम करता है। तो economics aims to the welfare of society. Every individual should be provided with basic needs such as hospital, shelter, food, education, traveling facilities and all. Completed. नाउ इम्पोर्टेंस, ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखो, टू स्टडी होल ऑफ द इकोनॉमिक्स, देखिए सीधी सी बात है भाई एग्जांपल कि अगर आपको बॉडी के बारे में पढ़ना है तो आपको सेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो जब हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी तभी हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ पाएंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लाइक अ सेल ऑफ अ बॉडी, ओनली आफ्टर स्टडिंग द सेल वी कैन स्टडी द होल बॉडी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। देखिए, सरकार कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर लाती है, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है कि ये मुझे इम्प्लीमेंट करनी है इस उत्तर प्रदेश के इलाके में या मध्य प्रदेश के इलाके में या केरला में या दिल्ली में कहीं पे भी, तो उसके लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके लिए हेल्प करता है कि आपको एक रॉ डाटा देता है कि आप समझ पाएँ कि क्या स्थिति है, क्या तरीके हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है या कैसे। फॉर एन ए पॉलिसी टू बी इम्प्लीमेंटेड वी मस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरी अप्स एंड डाउन्स। तो हम लोग को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो इसका रफ नॉलेज देता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट फिर सोचती है कि इसमें हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या क्या इसके लिए सही नहीं है। थर्ड, टू रिजोल्यूट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसे कि अभी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, अब हम लोग उसके लिए नया रेजोल्यूशन बना पाएंगे ना, तभी ये हम लोग को वही ये बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको रॉ डाटा प्रोवाइड करेगा जिससे हम लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता चलेंगे कहाँ कौन सेक्टर में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो उसके लिए हम लोग नया एक रेजोल्यूशन बना पाएंगे उसको एडिकेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए। इंपॉर्टेंस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी, जो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज गवर्नमेंट डू नॉट डिसाइड प्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी भैया गवर्नमेंट का कोई रोल होता नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। जैसे कि अपनी इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। मतलब वो समाज का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करती है और फर्म्स को भी फ़ायदा देती है, दोनों चीज़ें हैं। बट कैपिटलिस्ट में क्या होता है, फर्म्स पूरा फ़ायदा ही लेते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं है। फर्म्स जो चाहेंगे वो डिसाइड करेंगे प्राइस, जितना चाहेंगे उतना प्राइस डिसाइड करेंगे। तो अब फर्म्स जब डिसाइड करेंगे तो इंडिविजुअल खुद पे ही करेंगे, तो उसके लिए उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंस, ये अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मार्केट की पोजीशन बताता है उन्हें कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या एंड ऑल दिस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि डू नॉट स्टडी होल इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमी है ऑब्वियसली बात है कि वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बारे में देख रही है, इंडिविजुअल फॉर्म्स, इंडिविजुअल फैमिली, वो पूरी इकोनॉमीज़ को नहीं पढ़ पा रही, वेरी ओनली स्मॉल यूनिट्स को जो है आपको दिखा पाती है उसके बारे में। डू नॉट रिजॉल्व एनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाँ, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये बहुत बड़े जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के प्रॉब्लम हो जाते हैं तो इनको वो उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाती है। जैसे कि 1929 और 1933 में ग्लोबल जो है हमारा स्लो डाउन आया था इकोनॉमी में, तो उसमें ये फेल हो गया था, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था व्हाट आर द रीजंस। क्योंकि वही बात है ना कि एक सेल आपने पढ़ ली तो आप नहीं कैंसर का इलाज कर सकते ना, आपको उसके लिए उसमें स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा सा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं हम लोग जब पूरी बॉडी में, यानी कि जब MBBS कर लेंगे तभी तो ना जानेंगे कि क्या कैंसर है, कैसे उसका इलाज है। ठीक है। और थर्ड, इसका इमेजिनरी रिकॉग्निशन, मतलब इसमें बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इमेजिनरी हैं, जिनको हम लोग रियल लाइफ में फील नहीं कर पाते। जैसे कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी फाइंड कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम लोग पैरामीटर्स पढ़ें या उसके प्रिंसिपल्स पढ़ें तो उसमें कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट दिखता है, हर एक जो इंडिविजुअल है वो फुली एम्प्लॉयड है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। सो मैं इसको रेज कर देता हूँ सो दैट यू गैस कैन नोटिस दिस। ओके, नोट दिस। ठीक है। सो नाउ लास्टली, दिस इज़ वेरी important. If you like our video then like, subscribe and share. Thank you.